डचों ने भारत में पुर्तगाली सत्ता का सर्वनाश कर दिया। डचों ने भारत में पुर्तगाली सत्ता का सर्वनाश कर दिया। अपने शौर्य से इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। जो स्वयं को भारत में सागरों का स्वामी कहते थे, वो छोटे से स्थान पर सिमट कर रह गए। वो अलग बात है कि पुर्तगाली आजादी के 14 साल बाद भी गोवा में 1961 तक रह गए। जी हां, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों के आने से पहले भारत के व्यापारिक साम्राज्य पर पुर्तगालियों का वर्चस्व हो चुका था, अधिकार हो चुका था, और पुर्तगाली स्वयं को अपने आप को सागरों का स्वामी कहा करते थे। लेकिन उन्हीं के यूरोप से आई हुई एक जो है शक्ति डच भारत में पुर्तगाली सत्ता का जो है एक तरीके से सफाया कर दिया। बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्रश्न जो कि इस सेशन में आपको सुनने को मिलेगा, जैसे हॉलैंड के लोगों को डच क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हॉलैंड को ही नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी जो है अम्स्टर्डम है। डचों ने वेदरा का युद्ध किसके साथ लड़ा था, या भारत की तलाश में डच किस देश में पहुंच गए थे। ऐसे वो प्रश्न जो कि सुनने पर डचों ने भारत में पुर्तगाली सत्ता का सर्वनाश कर दिया। डचों ने भारत में पुर्तगाली सत्ता का सर्वनाश कर दिया। अपने शौर्य से इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। पुर्तगाली जो हिंदुस्तान में स्वयं को सागरों का स्वामी कहते थे, सिर्फ गोवा में सिमट कर रह गए। वो अलग बात थी कि आजादी के बाद भी 14 साल तक भारत में रह गए। जी हां, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। डचों के भारत में आने से पहले पूरे भारतवर्ष के समुद्री व्यापार पर पुर्तगाली लोगों का अधिकार था। पुर्तगाल के लोग स्वयं को भारत में सागरों का स्वामी कहा करते थे, लेकिन हमेशा शेर को कोई ना कोई सवा शेर मिल ही जाता है। और उसी यूरोप से आने वाली डच शक्ति भारत में पुर्तगाली शक्तियों का एक तरीके से जो है सफाया कर दिया। उससे पहले इस सेशन में मैं बताऊंगा कि किस देश के लोगों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड, हॉलैंड, उनको डच ही क्यों कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल जैसे डचों ने वेदरा का युद्ध किसके साथ लड़ा था, भारत की तलाश में डच किस देश में पहुंचे थे। ऐसे प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा इस सेशन के अंदर। शुरू करते हैं इस सेशन को। उससे पहले स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं जेपी सर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज के इस सेशन को। आज का ये सेशन भारत में डचों का आगमन। मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाया था तो बताया कि भारत में यूरोपीय लोगों के जो आने का क्रम था, यूरोपियंस के आने का जो क्रम था, यूरोपियों के आने का जो क्रम रहा था, उसके लिए एक फार्मूला बताया। यूरोपियों के आने का क्रम उसके लिए फार्मूला बताया था आप सबको, PDEDF। पी का मतलब मैंने बताया था क्या, पोर्चुगल, यानी जो है भारत में सबसे पहले किस देश के लोग व्यापार करने के लिए आए समुद्र के रास्ते, तो आप कहेंगे कि पुर्तगाल के लोगों का सबसे पहले जो है आगमन हुआ। उसके बाद जो है कौन से लोग आए थे, तो डच लोग आए थे। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। डच का लिटरल मीनिंग ही होता है जेंटलमैन और भद्र पुरुष, और यही वजह था। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसके निदेशकों को जो है भद्र पुरुष जो है कहा जाता था। बहरहाल डचों के बाद भारत में जो है अंग्रेजों का आना हुआ। ई का मतलब जो है क्या, ई का मतलब इंग्लिशमैन, यानी डचों के बाद जो है भारत में कौन से लोग आए, तो अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद भारत में अगर पूछा जाए कि किसका आना हुआ, तो आप कहेंगे कि डेन लोगों का आना हुआ। डेनमार्क के लोगों को ही डेन या फिर डेनिस के नाम से जो है जाना जाता था। और उसके बाद जो है आए जो लोग, उनको किस नाम से जाना गया, जी हाँ, उनको फ्रेंच के नाम से जो है जाना गया, यानी फ्रांस के लोगों को जो है फ्रेंच कहा जाता था। इसके अलावा भी एक कंपनी बनाई गई थी और वो
उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया स्वीडन कंपनी। लेकिन स्वीडिश लोग कभी जो है भारत नहीं आए, बल्कि भारत के भ्रम में वो चाइना और उससे लगने वाले क्षेत्रों से ही व्यापार करते रह गए थे। तो भारत में समुद्र के रास्ते यूरोपियों के आने का जो है ये क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत की धरती पर समुद्र के रास्ते कदम रखा था। उसके बाद जो है कौन से लोग आए? डच आए। दरअसल भारत से व्यापार करके जब पुर्तगाल की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई, तो जाहिर सी बात थी इसके जो पड़ोसी देश थे अब इसकी आर्थिक स्रोत का जो है पता लगाना शुरू कर दिया। यह दुनिया का दस्तूर है, चाहे देश हो या व्यक्ति विशेष हो, अगर आप बहुत तेजी से तरक्की करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी पड़ोसियों को होती है। वो अलग बात है कि उनको कुछ भी नहीं उनका लगता है। आखिर भारत से व्यापार करने की वजह से पुर्तगाल की आर्थिक स्थिति जो है बदली, तो वहां की दूसरी जो शक्तियां थीं आखिरकार वो भी भारत आने के लिए ललायित हुई, जब उनको पता चला कि पुर्तगाल की आर्थिक तरक्की के पीछे सबसे बड़ा योगदान भारत में पाया जाने वाला वो मसाला है, वो कपड़े हैं, वो नारियल और दूसरी खाने पीने की चीजें हैं, जिसका यूरोप में उन दिनों जो है जबरदस्त डिमांड था। और यही वजह था कि डच पहले जो है पुर्तगालियों से विनम्रता पूर्वक अपने इनके साथ भारत आने के लिए जो है निवेदन किया, लेकिन जब पुर्तगाल के लोगों ने मना कर दिया, तो पुर्तगालियों का काफिला जब पुर्तगाल से जो है चला भारत के लिए, तो डचों ने उनका पीछा किया। कब? 1596 में। और चूंकि हिंदुस्तान के जो है पड़ोसी देशों तक पुर्तगालियों का जो है वर्चस्व हो चुका था, और यही वजह था कि भारत का आने का सपना देखने वाले जो डच लोग थे वो बाई मिस्टेक जो है भारत न आकर के जो है कहां पहुंच गए? वो जो है पहुंच गए किस जगह पर? तो भारत का पड़ोसी देश है, इधर है कौन सा? इंडोनेशिया। क्योंकि पुर्तगालियों का जो जहाज था वो श्रीलंका से जो है नीचे से होते हुए और सीधे इंडोनेशिया पहुंच गया, और उनका पीछा जो है डच कर रहे थे। तो उनको लगा कि ये सब के सब जो है जा रहे हैं कहां? इंडिया। लेकिन ऐसा था नहीं, ये पहुंच गए इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जब जो है डच पहुंचते हैं तो यहां से पोर्चुगल लोग जो है पहले ही थे। तब इसको जो है जावा सुमात्रा के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जावा सुमात्रा के नाम से जाना जाता था। और इसे आइसलैंड ऑफ स्पाइस, मसालों का द्वीप का नाम डचों ने दिया था। क्या नाम दिया था? मसालों का द्वीप। क्या नाम दिया था? मसालों का द्वीप। मसालों का द्वीप नाम जो है किन लोगों के द्वारा दिया गया? डचों के द्वारा जो है दिया गया, आइलैंड ऑफ स्पाइस। और इस तरह भारत का जो है भारत पहुंचने का ख्वाब पालने वाले डच भारत न पहुंच करके कहां पहुंच गए? इंडोनेशिया में पहुंच गए। भारत का पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। जल से अगर जो है जल सीमा की बात किया जाए तो सबसे जो है करीबी पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो कि ग्रेट चैनल से जो है भारत से लगता है, अंडमान निकोबार वाला जो है बेल्ट में। आखिरकार यहां पर अब पहुंच जाते हैं कौन से लोग? डच। जैसा कि जो है आपने कवर पेज पर जो है देखा, एक प्रश्न भी आपसे पूछा गया था कि भारत की तलाश में जो है डच कहां पर पहुंच गए? जी हां, तो डच पहुंच गए कहां पर? इंडोनेशिया में पहुंच जाते हैं। और इंडोनेशिया में ऑलरेडी जो है यहां पर पुर्तगाल के लोग पहले से थे। पुर्तगाल वाले जो है फूटी आंख से इनको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जाहिर सी बात थी पुर्तगालियों की भी जो है नौसेना अपने उस समय जो है सभा पर थी, और डचों की भी। और इन दोनों लोगों के बीच इस तरह जो है पहली लड़ाई यहीं पर हुई। कब इनकी पहली लड़ाई होती है? उससे पहले इनकी जो है प्रतिद्वंदता जो है स्वाभाविक थी। बहरहाल यहां से वापस आते हुए जो है जब इनका काफिला जो है जाफना प्रायद्वीप पर जो है रुकता है, जाफना जो कि श्रीलंका का एक जो है छोटा सा द्वीप है, उस पर रुकता है डचों का काफिला, तब इनको वहां के श्रीलंकाई यात्री से जो है ये जानकारी मिलती है कि भारत इधर नहीं, भारत इधर है। और इस तरह एक श्रीलंकाई यात्री की मदद से ये जो है डच भारत में पहली बार आते हैं। और कब आते हैं? 1602 में। और ये भी आए तो भारत में जो है कहां पर आए? तो आप कहेंगे कि कोच्चि में आए थे। भारत आने वाला पहला डच यात्री जिसका नाम था कार्लेनियन हाउटमैन। क्या नाम था? हाउटमैन। तो इस तरह जो है इस बात तथ्य को, इस फैक्ट को जो है बिल्कुल आप याद कर लेना। भारत की धरती पर आने वाला पहला डच यात्री, पहला नीदरलैंड का यात्री या पहला हॉलैंड का यात्री हाउटमैन था, जो कि समुद्र के रास्ते जो है श्रीलंकाई यात्री की मदद से जो है कहां पर पहुंचा था? कोच्चि में पहुंचा। उसी स्थान पर पहुंचा था जहां पर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित किया।
और मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया तो बताया भी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी, सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी वो कोच्चि में ही तो स्थापित की गई थी 1603 में। और यहां पर आकर के जब पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री को देखता है, उन पर लगा हुआ जो है पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड को जो है देखता है, जिसको कि तब एस्तादो दी वफन के नाम से जाना जाता था, तब जो है डच पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि बिल्कुल रियल है, असली भारत जो है इधर है। और इन क्षेत्रों में अब यहां से भी डचों ने भी व्यापार करना शुरू किया, और व्यापार करना शुरू किया तब जो है एक कंपनी का निर्माण होता है, कहां पर, नीदरलैंड में। और उस कंपनी का जो है नाम दिया जाता है, उस कंपनी का नाम दिया जाता है क्या, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या दिया गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। इन क्षेत्रों पर जब जो है यहां भारत में भी इनकी उपस्थिति जो है दर्ज हो गई डचों की, तो जाहिर सी बात थी अब पुर्तगालियों से इनका मामला जो है बिगड़ने लगा। और भारत में आते हैं कौन, डच, तो ये भी अपनी फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करते हैं डच। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश की कहां पर, तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कहां पर स्थापित किया, तो आप कहेंगे कि पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। और मसूलीपट्टनम जो है होता कहां है, तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में अब पड़ता है। मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की गई, मसूलीपट्टनम में। और कब स्थापित की गई, तो 1605 ईस्वी में इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। किनका, डचों का। बहुत पूछता है कि डचों ने सबसे पहले भारत के किस तट पर अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तब की फैक्ट्री का मतलब आज वाली फैक्ट्री नहीं होती थी, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, बल्कि तब की फैक्ट्रियां जो है गोदाम के रूप में काम करती थी, जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने आप सबसे चर्चा किया था। अब रह गई बात कि इन वाले बेल्ट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली, तो जाहिर सी बात थी पुर्तगालियों को यह बात जो है कांटे से ज्यादा चुभ रही थी। यहां सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी, समस्या सबसे बड़ी आ रही थी, वो थी जो है इनका बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। भारत के जो है ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक थी, और ग्रामीण इलाकों में मिलने वाला जो मटेरियल था उसी का यूरोप में जो है डिमांड था। डचों का तब जो है करेंसी गिल्डर हुआ करती थी। कौन, गिल्डर। लेकिन तब गिल्डर का जो है, गिल्डर का महत्व भारत में वैसे ही था जैसे डॉलर आज लेकर के ग्रामीण इलाके में चले जाइए तो जितना उसका महत्व होगा। विदेशी करेंसी से अपने देश में के जो है मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वही स्थिति उस समय भी थी। और उस समस्या का समाधान डचों ने जब किया, उसका जो है उसके पीछे जब इन्होंने जो है फैक्ट खोजा, तो पता चला कि भारत के लोगों को सोना बहुत प्रिय है। स्लीपिंग और गोल्ड दोनों, सोना काफी जो है प्रिय है। और इसीलिए इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जब तमिलनाडु में अपनी पुलिकट में स्थापित की। कब स्थापित की, पुलिकट में। कब स्थापित कर ली, 1610 में। ये जगह जो है अब कहां पड़ती है, मैंने कहा तमिलनाडु। तो यहीं पर जो है इन्होंने गोल्डन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जो है स्थापित किया, यानी सोने के सिक्के बनाने का कारखाना इन्होंने जो है शुरू किया। सोने के सिक्का बनाने का कारखाना, गोल्डन क्वाइन, गोल्डन क्वाइन या कह लो सोने का सिक्का, सोने के सिक्के बनाने के कारखाने, सिक्के बनाने के कारखाने इन्होंने जो है यहां पर स्थापित किया। कहां पर स्थापित किया था, तो आप कहेंगे पुलिकट में स्थापित किया। किस जगह पर, तमिलनाडु में। तो जाहिर सी बात थी, जो मसाले बेचने पर पुर्तगाली जो करेंसी दिया करते थे, वही मसालों को खरीद करके, उन्हीं मसालों को जब किसानों से खरीदते थे कौन, डच, तो उनको गोल्डन क्वाइन देते थे। तो आज खुद ही सोच लो कि आज ये स्थिति रहती तो जो है पूरी कायनात जो है पीछे पड़ जाती। सब जो है चाहता कि हमारा सामान जो है गोल्ड पर जो है बिके। और यही वजह था कि पुर्तगालियों को बिजनेस के मामले में इनका ये फार्मूला जो है पीछे ढकेल दिया, और भारत के लोग डचों को हाथों हाथ लिए। यानी इनकी पहली फैक्ट्री जो है कहां पर स्थापित हुई, तो इनकी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। कहां पर, मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। दूसरी फैक्ट्री इनकी जो है कहां पर स्थापित हुई, तो दूसरी फैक्ट्री इनकी स्थापित हुई पुलिकट में। अभी मैं वहां पर विद फिगर भी आपको दिखाया, और
पुलिकट जो है कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में जो है पड़ता है। तीसरी फैक्ट्री इन्होंने जो है स्थापित किया, हालांकि इसके लिए इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित भी किया, सूरत में स्थापित किया, सूरत में जो है स्थापित किया। और सूरत जो है अब गुजरात में पड़ता है, तब तो अभी गुजरात का नाम ही नहीं था। सूरत उन दिनों की जो है आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, यानी इस बेल्ट पर जो है इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित किया। किस बेल्ट पर? इस बेल्ट पर सूरत में स्थापित किया। और कब स्थापित किया? 1616 में स्थापित किया। और इस तरीके से जो है भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर अपनी उपस्थिति जो है दर्ज किया। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, जब आपसे यह पूछा जाएगा कि डचों ने भारत में सबसे पहले किस तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो आप कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थापित किया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर, उत्तरी सरकार तट पर स्थापित किया, क्योंकि आंध्र प्रदेश से लगने वाले जो सागरी तट है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर पूछा जाए पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो आप कहेंगे कि मालाबार तट पर स्थापित किया था। मालाबार तट पर स्थापित किया और ये लोग जो है स्थापित किए थे 1503 में, जबकि इसके लगभग 100 साल के बाद डचों का आगमन भारत में होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो है मैप में आपको कुछ वो क्षेत्र दिखाए गए हैं। ये सूरत आपको जो है दिखाया जा रहा है। सूरत जहां से ये पश्चिम के जो है देशों के साथ, यानी जो है फारस के साथ या उसके आसपास लगने वाले जो क्षेत्र थे उनके साथ यहां से जो है व्यापार किया करते थे। जबकि ये वाला जो बेल्ट है आपको जो है दिख रहा है कौन सा, तो मसूलीपट्टनम यहां कहीं पर जो है लिखा होगा, ये मसूलीपट्टनम का क्षेत्र है। हालांकि यहां ये मैप में थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है, पुलिकट नीचे होना चाहिए था। ये पुलिकट का क्षेत्र को जो है दिखाया है। पुलिकट का क्षेत्र मसूलीपट्टनम, कराईकल, नागपट्टनम या फिर जो है बिमलीपट्टनम, इनकी ये सब के सब जो है फैक्ट्रियां थी। आपसे सबसे ज्यादा जो है याद करने का बेहतरीन तरीका, जिसके नाम पट्टनम लिखा हो, चाहे बिमलीपट्टनम, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, सब आंध्र प्रदेश वाले बेल्ट पर जो है लगाया गया था। जबकि पुलिकट कहां पर? तमिलनाडु पे था। दूसरा अगर जो है पूछता है तो आपको बालासोर पूछता है। बालासोर जो है कहां पर स्थापित किया था इन्होंने, तो ये जगह तब भी और आज भी जो है उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है? उड़ीसा में जो है पड़ती है। अगर जो है पूछा जाए कि डचों ने अपनी बंगाल में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, डचों का बंगाल में प्रथम फैक्ट्री या पहला जो है कारखाना, प्रथम फैक्ट्री 1627 में। कब? 1627 में। पिपली बड़ा फेमस जगह है, पिपली लाइफ जो है एक फिल्म भी आई थी कभी, पिपली में स्थापित किया। कब स्थापित किया था? 1627 में। लेकिन इनका काफी जो है वहां पर फेमस जो बस्ती रही थी वो जो है आपको यहां पर दिखाया है। कौन सा? चिनसुरा। और चिनसुरा जो है किस नदी के तट पर जो है स्थापित की गई थी? जी हां, हुगली नदी के तट पर जो है इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई। किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे हुगली नदी के तट पर इस फैक्ट्री को जो है स्थापित किया गया। और यहां पर सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं स्थापित की गई, बल्कि यहां एक किला भी बनाया गया जिसका नाम था गुस्तावुस। क्या नाम था? गुस्तावुस। गुस्तावुस यहां पर जो है किले का, फोर्ट का भी जो है निर्माण किया गया था। गुस्तावुस जो है इनका किला था। और उस समय का किला भी व्यापारिक पर्पज से जो है इस्तेमाल अभी होता था, न कि जो है आज की तरह के किलों की तरह जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे ज्यादा आपसे जो है पूछता है, आपसे मसूलीपट्टनम पूछेगा, पुलिकट पूछेगा, सूरत पूछेगा, बालासोर या चिनसुरा, ये कुछ ऐसे उस समय के इंपॉर्टेंट इनकी फैक्ट्रीज थी जिसके बारे में जो है पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगला जो है मैटर देखा जाता है यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? तो आप कहेंगे यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। कब हुई थी? 1602 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो आपसे अगर जो है पूछा जाए कि कहां हुई, तो आप कहेंगे कहां हुई थी, तो हॉलैंड में हुआ था। कहां पर? हॉलैंड। हॉलैंड को ही अब किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड के नाम से जो है जाना जाता है। इसका संस्थापक जो है कौन था? इसका संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे इसके संस्थापक जो है उस समय 200 उसके जो है संस्थापक जो थे वो
वहां की गवर्नमेंट थी नीदरलैंड की सरकार, नीदरलैंड की सरकार थी, नीदरलैंड की सरकार। और इसका जो पेडअप कैपिटल था, यानी कह लो जो है बिजनेस को शुरू करने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है उसी को पेडअप कैपिटल कहा जाता है। और इन्होंने 65,000 गिल्डर, कितना, 65,000 गिल्डर, इनकी करेंसी कितनी थी, जी हाँ 65,000, उस समय इनकी करेंसी गिल्डर थी। और 65,000 गिल्डर के बिहाफ पर इस कंपनी की स्थापना किया जाता है। और कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना जो है किया गया था कहां पर, 65 लाख गिल्डर, उस समय भी जो है बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 65 लाख, सॉरी 65 लाख है, कितना, 65 लाख गिल्डर जो है, 65 लाख गिल्डर से इस कंपनी की जो है शुरुआत किया गया। और किस बिहाफ पर किया गया, तो इस तरह से जो है संयुक्त पूंजी के आधार पर, किस पर, संयुक्त पूंजी के आधार पर स्थापित की जाने वाली ये पहली कंपनी थी, जिसको कितने वर्ष का जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो आप कहेंगे भारत में 21 वर्ष तक जो है व्यापार करने, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ 21 अगले 21 वर्षों तक व्यापार करने, युद्ध करने, संधि करने, भूमि कब्जा करने, यह तमाम जो है वहां की गवर्नमेंट ने इनको अधिकार प्रदान किया। यह पूरी तरीके से जो है सहकारिता पर आधारित था, सहकारिता पर आधारित थी ये कंपनी। और इस कंपनी ने अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सबसे अधिक जो है लाभांश प्रदान किया, सबसे अधिक लाभांश प्रदान किया। और कितने परसेंट का, 18% का, जो उस समय भारत में काम करने वाली समस्त कंपनियों में सबसे अधिक था। तो यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप नीदरलैंड दोनों नाम जो है मिलेगा। इसकी स्थापना कब होती है, 1602 में। कहां पर हुई थी, एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में। इसकी राजधानी जो है कहां पर होती है, एम्स्टर्डम होती है। कहां पर होती है, एम्स्टर्डम होती है इसकी राजधानी। एम्स्टर्डम में इस कंपनी की स्थापना की गई। और जो है कितना जो है गिल्डर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना जो है 65 लाख गिल्डर के आधार पर जो है किया गया था। गिल्डर उन दिनों जो है उनकी करेंसी थी। और इसको पेडअप जो है कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पेडअप कैपिटल के आधार पर, यानी किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के पैसा लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसी को जो है पेडअप कैपिटल के नाम से जो है जाना जाता है। और इनिशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड की सरकार जो है उसमें इसको जो है राइट प्रदान किया और भारत में व्यापार करने के लिए। और इस तरह जो है इनका भारत में आगमन होता है। डचों और पुर्तगालियों, डचों द्वारा पुर्तगालियों की पराजय। डच जो है भारत की धरती पर आने से पहले ही मैंने बताया कि इंडोनेशिया पहुंच गए थे। और इंडोनेशिया में इन्होंने पहली बार इनको पराजित किया कब, 1602 ईस्वी में। कब पराजित किया, 1602 ईस्वी में। किस युद्ध में, बैटम के युद्ध में, बैटम युद्ध में पराजित किया। कहां पर पराजित किया, तो जो है आप कहेंगे इंडोनेशिया में। कहां पर, इंडोनेशिया में डचों ने पराजित किया। किसको, पुर्तगालियों को। इन्हीं के पीछे पीछे आए थे, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे। कहां आ गए, इंडोनेशिया आ गए। और इंडोनेशिया में आए, इनके पीछे पीछे इन्हीं लोगों को पीछे कर दिए। इतना ही नहीं, 1605 में दूसरा इनकी लड़ाई हुई, 1605 में। कहां पर, अंबायाना। और अंबायाना में भी जगह ये कहां पड़ती है, इंडोनेशिया में। बोर्नियो द्वीप पर आज भी जो है कुछ हिस्सों पर अधिकार है। किसका, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो सहित जो है करीब उसके अंतर्गत 2000 से जो है अधिक द्वीप है जिस पर लाइफ है। ऐसे तो जो है उनकी संख्या 10,000 है। बहरहाल 1605 में अंबायाना में भी जो है इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और इनको पराजित कर दिया। किसको, पुर्तगालियों को। किसने, डचों ने। ऊपर क्लियर कट लाइन लिखी है तो इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं। और जावा पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया।
जावा पर भी अधिकार कर लिया। अगर जो है पूछा जाए कि जावा सुमात्रा पर पुर्तगालियों को हटा करके डचों ने कब अधिकार कर लिया था, तो आप कहेंगे कि इनका अधिकार वर्ष 1619 में हो गया था। कब? 1619 में। जावा सुमात्रा पर कब अधिकार किए, तो आप कहेंगे 1619 में। जावा सुमात्रा पर डचों का अधिकार, यानी यहां से जो है इनका सोपड़ा साफ कर दिए सब। किसका? पुर्तगालियों का। तीसरा, इन लोगों के बीच जो है जो युद्ध हुआ था वो 1622 में हुआ, और 1622 में हुआ तो इन्होंने 1622 में जो है किस पर कब्जा कर लिया? इन्होंने किस पर कब्जा कर लिया? तो आप कहेंगे होरमुज पर। होरमुज कहां पड़ता है? पिछले क्लास में आपको बताया था कि होरमुज जो है ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खंबा, इसका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है, जो वाटर स्ट्रेट है, उसी को होरमुज के नाम से जाना जाता है, और हमेशा से वो व्यापार का केंद्र रहा था। उस पर भी इन्होंने 1622 में कब्जा कर लिया, होरमुज पर अधिकार कर लिया। किन लोगों ने? डचों के द्वारा जो है अधिकार किया जाता है। किनको पराजित करके जो है अधिकार किया जाता है? जी हां, पुर्तगालियों को पराजित करके अधिकार किया गया। जिस जो है होरमुज को 1511 में, वर्ष 1511 में पुर्तगालियों ने फारस वालों को पराजित करके कब्जा किया था। अंततोगत्वा लगभग 111 वर्ष के बाद उनका वहां से सोपड़ा साफ हो जाता है। चौथी लड़ाई जो कि वर्ष 1641 में, और मलक्का, जो कि इंडोनेशिया, मलक्का शब्द है, मलक्का पर अधिकार, और किन लोगों ने किया था? डच लोगों ने किया था, पुर्तगालियों को हरा करके 1641 में। जिस 1611 में जो है कब्जा कर लिया था इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने। किस पर? मलक्का कहाँ है? इंडोनेशिया और जो है मलेशिया के बीचों बीच स्थित है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पिछली क्लास में इस पर मैंने आप सबसे बेहतरीन ढंग से जो है चर्चा भी किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले मैं आप सबको जो है बता दूं कि इसके साथ जो है लगभग 1658 ईस्वी में, कब? 1658 में श्रीलंका पर डचों का कब्जा, डचों का अधिकार हो गया, और जिन जिन जगहों पर पुर्तगाली थे हर जगह से जो है इनको धक्का मार करके जो है बाहर कर दिया। डचों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपसे जो है पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का सफाया किसके द्वारा जो है किया गया था, तो पुर्तगाली शक्ति का सफाया भारत में किसके द्वारा किया गया था? जी हां, डचों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डचों के द्वारा जो है किया गया था। इनके महत्वपूर्ण कार्य भारत में जो है आए तो इन्होंने, अभी पीछे मैंने बताया कि सोने के सिक्के बनाने के कारखाने इन्होंने जो है स्थापित किए। बनाने के कारखाने पुलिकट में स्थापित किया, जिसको कि वहां की स्थानीय भाषा में पेगौड़ा के नाम से जो है जाना जाता था, स्वर्णिम पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो है इनका काम जो है सबसे महत्वपूर्ण था, जो कि इन्होंने कपड़े को अपने बिजनेस का आधार बनाया और भारत से कपड़े का व्यापार की जो है शुरुआत की, यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, कपड़े का निर्यात, कपड़े का उच्च पैमाने पर निर्यात, एक्सपोर्ट, उच्च पैमाने पर निर्यात डचों के द्वारा ही किया गया था। डचों के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस बात को जो है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा जो है ये किया गया महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। इसके साथ साथ इन्होंने भारत से नील, शोरा, अफीम, यानी गैर, आप कह लो कि जो खाद्यान्न फसलें थी उनका भी अधिक से अधिक मात्रा में इनका निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया? डच लोगों के द्वारा किया गया था।
डच लोगों के द्वारा जो है किया गया। डच लोग जब जो है हिंदुस्तान की धरती पर आए तो इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई, जो फैक्ट्री स्थापित किया, फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। ये बहुत पूछता है, क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर कहा जाता था। इस बात को भी जो है आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाता है। इनके जो निदेशक थे उनको भद्रजन के नाम से जो है जाना जाता था। चाहो तो यहीं लिख लो। डच कंपनी के निदेशक को भद्रजन के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? भद्रजन। मैंने बताया कि डच का मतलब ही होता, डच का लिटरल मीनिंग ही होता है क्या? जेंटलमैन। और यूरोप के देशों में यह नाम जर्मनी वालों ने दिया था। किसको? डचों को डच का नाम जो है किस लोगों ने दिया था? जर्मनी के लोगों ने दिया था। इसके अलावा अगर जो है आप लोगों से कुछ फैक्ट जो है आप लोग जो पूछे जाते हैं, वो फैक्ट जो है कुछ यूं पूछे जाते हैं कि इनका जो निदेशक मंडल था, इनकी डच कंपनी का जो है निदेशक मंडल था, या कह लो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक मंडल में जो है कुल कितने निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे? निदेशक मंडल की सदस्य संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे कितनी थी? 17 जो है इनकी संख्या थी। आगे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कि भारत में जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो वेदरा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? वेदरा की लड़ाई होती है। किसके बीच होती है? वेदरा युद्ध की होता है। कब? तो आप कहेंगे 1759 में। किसके बीच हुआ? तो डच और जो है अंग्रेजों के बीच हुआ था। डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था और इसी युद्ध में जो है डच पराजित हो गए। और डच पराजित हुए तो एक तरीके से जो है भारत से डच शक्ति का सफाया हो गया। और आगे पढ़ाऊंगा कि 1745 में अंततोगत्वा भारत से डच जो है चले गए। इस फैक्ट को जो है याद करना सबसे जो है आप लोगों से पूछा भी जाता है इसको कि किस युद्ध में पराजित होने के बाद डच शक्ति का जो है सर्वनाश हो गया? तो आप कहेंगे वेदरा का युद्ध। क्यों हुआ था? इसके पीछे क्या रीजन था? अंग्रेजों को अभी जो है जब पढ़ाऊंगा तो वहां उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। इस सेशन में बस आज इतना ही। डचों का भारत में आगमन, डचों के द्वारा क्या क्या काम किया गया, ये सारी बातें जो है आप लोगों तक मैंने पहुंचाया, आप सबको बताया। इस क्लास से संबंधित अपने विचार जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है शेयर करें। ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो अपने साथियों में, अपने मित्रों में भी जो है इसे शेयर करें। आज बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।